नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है एनआईसी क्लासेस बाय मुनीस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि 10 प्रश्नों की श्रृंखला हम लाते हैं आपके लिए, जो कि सामान्य अध्ययन की मूल विषय वस्तु में शामिल सभी विषयों को ध्यान में रख करके तैयार की गई है। और इस श्रृंखला में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी हमारी टीम के द्वारा शामिल किए जाते हैं और आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रख करके ही इसे तैयार किया गया है। जहां जहां भी आपसे सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे, आगामी यूपीएसआई, यूपी टेट, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी जीडी और यूपीपीएससी और यूपीपीएससी तमाम ऐसी बहुप्रतीक्षित परीक्षाएं जिनका हमको और आप सभी को बहुत बेसब्री से इंतजार है। तो जहां जहां भी सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा वहां पर हमारी यह श्रृंखला निर्णायक सिद्ध होगी और अपने सुझाव आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर देते रहिएगा। तो बिना देरी किए आज की श्रृंखला को हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न रोज की भांति आज भी भारतीय राज्य व्यवस्था से ही लिया गया है। प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि वह आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। 4 ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं। पहला विकल्प है वह स्वयं प्रत्याशी होता है, दूसरा विकल्प है कि उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, और तीसरा विकल्प है यदि वह कार्यवाहक रूप में नियुक्त मुख्यमंत्री हो, और चौथा विकल्प है वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। तो ऐसी कौन सी स्थिति आती है कि किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का पात्र नहीं माना जाएगा? तो हमारे आज के इस प्रश्न का सही जवाब अंतिम विकल्प डी है कि वह अर्थात मुख्यमंत्री राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का यदि सदस्य है तो उसे पात्र नहीं माना जाएगा। वह राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं होगा और राष्ट्रपति के निर्वाचन में वह अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका के प्रधान होते हैं और राष्ट्रपति के पद का वर्णन नोट करिएगा, राष्ट्रपति के पद का वर्णन, राष्ट्रपति के पद का वर्णन संविधान के भाग 5 आपसे पूछा जाएगा, भाग तो 5 बताएंगे, और अनुच्छेद आपसे पूछा जाएगा तो बताएंगे 52। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का वर्णन है और राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचक मंडल की बात भी कही गई है अनुच्छेद 54 में। याद रखिएगा, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, कौन कौन लोग निर्वाचन में शामिल होंगे, ऐसी बात कहां लिखी है संविधान में? तो अनुच्छेद 54 में लिखी हुई है कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कैसा होगा, उसमें कौन कौन शामिल होंगे। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य, अर्थात यहां पर हम लिखेंगे लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। 2 नंबर पर राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ये राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है जो कि संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 54 में इसका वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होगा। तो लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे, राज्यों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्यों को इस निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है, और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में या निर्वाचक मंडल में, जैसा कि संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 54 में वर्णित है, शामिल किए जाएंगे। अब सवाल यह बनता है कि केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल किए जाएंगे तो वर्तमान स्थिति क्या है इसकी? भारत के वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं हैं। याद रखिएगा, इसमें सबसे नवगठित कौन है? तो आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर।
जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में 31 अक्टूबर 2019 के पश्चात, और वहां पर विधानसभा का गठन किया जा चुका है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग नहीं लेगा, यहां पर तो बात ये बताई गई आपको कि कौन कौन शामिल होगा, कौन कौन नहीं शामिल होगा। तो हमें नोट कर लेना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन नहीं शामिल होगा। किसी भी सदन का तात्पर्य यहां पर लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं से किसी भी सदन का कोई मनोनीत सदस्य, कोई मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होगा, मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होगा। और कौन नहीं शामिल होगा, तो विधान परिषद या राज्यों के उच्च सदन, विधान परिषद या राज्यों के उच्च सदन को इसमें शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। वर्तमान स्थिति को अगर हम देखें तो भारत में 28 राज्य हैं और 28 राज्यों में से मात्र 6 राज्यों में ही विधान परिषद है, जिसे राज्यों का उच्च सदन भी कहा गया। तो प्रश्न हमारा आज का जो पहला है उसका उत्तर हो गया, यदि मुख्यमंत्री राज्य विधानमंडल में उच्च सदन या विधान परिषद का सदस्य है तो उसे निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, लोमबेक जल डमरू मध्य निम्नलिखित में से किसे जोड़ता है। लोमबेक जल डमरू मध्य या जल संधि के द्वारा किसे जोड़ा जाता है। 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए हैं। जल संधि का तात्पर्य यह होता है कि 2 जल राशियों को जोड़ना और 2 स्थल भागों को अलग कर देना, इसे जल संधि के नाम से जाना जाता है, या जल डमरू मध्य। तो पहला विकल्प यहां पर है पाक की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से, दूसरा विकल्प है जावा सागर को हिंद महासागर से, तीसरा विकल्प है अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से, और चौथा और अंतिम विकल्प है फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से। तो हमारे आज के इस प्रश्न का सही जवाब है कि जो लोमबेक जल डमरू मध्य है वो किसे जोड़ता है, तो यहां पर विकल्प बी सही हो जाएगा। वह किसे जोड़ता है, जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है, जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। और इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है ये भी हम जान लें, तो लोमबेक जो जल डमरू मध्य है वह बाली और लोमबेक द्वीपों को अलग भी करता है। बाली, याद रखिएगा, बाली द्वीप को लोमबेक द्वीप से अलग करता है, और जावा सागर प्रशांत महासागर का हिस्सा है, और हिंद महासागर प्रशांत महासागर का जावा सागर और हिंद महासागर की जलराशि को एक में मिलाने का कार्य लोमबेक जल डमरू मध्य के द्वारा किया जाता है। यह भी आपको नोट कर लेना है। अब बचे वाले विकल्पों पर चर्चा करेंगे। पहला विकल्प यहां पर दिया है पाक की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से, तो इसको पाक जल संधि, इसको कौन जोड़ता है, तो इसको पाक जल संधि या जल डमरू मध्य के द्वारा जोड़ा जाता है। और इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध हिंद महासागर से है, हिंद महासागर से। भारत और श्रीलंका की मुख्य भूमि को अलग करने का कार्य पाक जल डमरू मध्य के द्वारा किया जाता है, और मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी की जलराशि को एक में मिलाया जाता है, उनका विलय किया जाता है, और पाक की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, पाक जल संधि का संबंध हिंद महासागर से, ये भी आपको नोट कर लेना है अपनी नोटबुक में। अब अगले विकल्प पर आते हैं। अगला विकल्प हमारा है अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है। तो अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली जो जल संधि है उसको हम कहते हैं जिब्राल्टर जल संधि क्या करती है, अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर या मेडिटेरियन सी से जोड़ती है, और 2 महाद्वीपों की मुख्य भूमि को भी अलग करने का कार्य यह जल संधि करती है, यूरोप और अफ्रीका। यूरोप में स्पेन और अफ्रीका में मोरक्को नाम के 2 देशों की मुख्य भूमि को विभाजित करने का कार्य जिब्राल्टर जल संधि करती है। अब हम अपने अंतिम विकल्प पर पहुंचते हैं। अंतिम विकल्प यहां पर दिया हुआ है, फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से कौन जोड़ता है, तो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से होर्मुज जल संधि, याद रखिएगा, होर्मुज जल डमरू मध्य या जल संधि, होर्मुज जल संधि या जल डमरू मध्य के द्वारा फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी के जलराशि को एक में मिलाया जाता है, एक में उनका विलय किया जाता है। और हार्मुज दुनिया की सबसे चर्चित जल संधियों में से एक है। यदि पश्चिम के देशों में, खासकर तेल निर्यातक देशों में, अगर कोई आपस में टेंशन बढ़ती है, वैश्विक स्तर पर कोई अगर विसंगति उत्पन्न होती है, तो यह जल संधि सबसे ज्यादा चर्चा में रहती है, क्योंकि इस जल संधि के माध्यम से ही दुनिया के ज्यादातर देश कच्चे तेल का व्यापार करते हैं। और यह संधि ईरान और ओमान के पास, ये भी याद रखिएगा कौन सा कंट्री है, एक तो हमारा ईरान हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा ओमान, याद रखना है।
तो दुनिया में सबसे ज्यादा कच्चे तेल का व्यापार किस जलसंधि के माध्यम से होता है? तो आपका जवाब होगा वहां पर हॉर्मुज। जब भी ईरान सहित खाड़ी देशों में यदि तनाव बढ़ जाता है तो दुनिया भर के एक्सपर्ट इस बात का दावा करते हैं कि कच्चे तेल के दाम में बढ़ोतरी हो सकती है, संभावित बढ़ोतरी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? ठीक है, यहां पर नहीं है वाला सवाल आपसे पूछा गया है। जैसा कि हमारी टीम का प्रयास भी रहता है कि 1 से 2 प्रश्न आपसे में से जरूर पूछे जिनका उत्तर हमें नहीं में देना होता है, क्योंकि ऐसे प्रश्न जब हमसे परीक्षा में पूछे जाते हैं तो वहां पर गलती की संभावना बढ़ जाती है। तो हमें कम से कम 2 बार प्रश्न को पढ़ना है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? हमें नहीं है में उत्तर देना है। 4 नदियां यहां पर बताई गई है, कोयना, भीमा, तुंगभद्रा और इंद्रावती। तो इस प्रश्न का सही जवाब है कि जो कृष्णा नदी है ये प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदी है, तो इसकी कौन सी सहायक नदी नहीं है? तो इंद्रावती इसकी सहायक नदी नहीं है। बाकी जो हमारे बचे वाले विकल्प है कोयना, भीमा और तुंगभद्रा, ये कृष्णा की सहायक नदियां हैं। और कृष्णा याद रखिएगा प्रायद्वीपीय भारत की एक प्रमुख नदी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? संयोग से दूसरा प्रश्न भी हमारा नहीं है सही बना हुआ है, मतलब इसका उत्तर भी आपको नहीं में देना है। तो इसको भी सावधानी पूर्वक हमें 2 बार पढ़ने के बाद नहीं है को हमने अंडरलाइन कर दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है प्रकाश वर्ष 1 वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी होती है, लाइट ईयर। दूसरा विकल्प है प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। तीसरा विकल्प है प्रकाश वर्ष समय की इकाई है। और चौथा और अंतिम विकल्प है एंगस्ट्राम में, यहां पर इसको हम एंगस्ट्राम करेंगे, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, हाँ एंगस्ट्राम, ठीक है याद रखिएगा। एंगस्ट्राम जो है वह लंबाई की इकाई है, वह लंबाई की इकाई। तो इसमें आपको बताना क्या गलत है, वही उत्तर सही माना जाएगा। तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, प्रकाश वर्ष 1 वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी है, यह प्रकाश वर्ष समय की इकाई है। तो कौन सा उत्तर गलत हो जाएगा? प्रकाश वर्ष समय की इकाई है, यह बात गलत है। बाकी जो बचे वाले विकल्प हैं वो बिल्कुल सही है। प्रकाश वर्ष 1 वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी है और प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, याद रखिएगा। प्रकाश की निर्वात में चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। प्रति सेकंड के हिसाब से हमें अनुमान लगाना है कि 1 वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को 1 लाइट ईयर या 1 प्रकाश वर्ष कहा जाता है। इसका प्रयोग खगोल की गणनाओं में किया जाता है। अंतरिक्ष के जो तमाम ऐसे पिंड हैं उनकी दूरी के परिप्रेक्ष्य में इसको प्रयोग में लाया जाता है। तो 1 वर्ष में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं और यह दूरी की इकाई है। एंगस्ट्राम जो है लंबाई की इकाई है, इससे तरंग दैर्ध्य की माप की जाती है, याद रखिएगा। एंगस्ट्राम से लंबाई मापी जाती, तरंग दैर्ध्य की जो लंबाई है उसकी मापने की इकाई एंगस्ट्राम है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने, स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से किसे प्रसिद्धि मिली हुई है, किसे जाना जाता है? 4 विकल्प यहां पर है, मैडम भीकाजी रुस्तम कामा, उषा मेहता, अरुणा आसफ अली और सरोजनी नायडू। 4 विकल्पों में आज के इस प्रश्न का सही जवाब है अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में भी जाना जाता है, भी आपको याद रखना है। अरुणा आसफ अली ने 1942 में बंबई जिसका नाम था, बॉम्बे में ध्वज फहराया था, याद रखिएगा। इनके द्वारा कौन सा ऐसा कृत्य किया गया था? तो 1942 ईस्वी में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के समय इन्होंने तिरंगा झंडा फहराया था, तिरंगा झंडा फहराया था। कहां पर यदि आपसे पूछा जाता है तो बंबई में, इन्होंने बंबई में तिरंगा झंडा फहराया था वर्ष 1942 में, इसीलिए इनको राष्ट्रीय आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में जाना जाता है। अब हम बचे वाले विकल्पों पर भी चर्चा करेंगे। पहला विकल्प यहां पर है मैडम भीकाजी रुस्तम कामा। मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की जननी भी कहा जाता है। इनको कहा जाता है भारतीय क्रांति की जननी, भारतीय, नोट करिएगा, भारतीय क्रांति की जननी, भारतीय क्रांति की जननी इनको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने जर्मनी के स्टुटगार्ट में
वर्ष 1907 में पहली बार तिरंगा झंडा फहराया था? ये भी याद रखिएगा, तिरंगा फहराया था। यदि आपसे पूछा जाता है कि भारत से बाहर विदेशी धरती पर या भारत के बाहर आंदोलन में जो भी लोगों ने योगदान दिया है, तो उनमें मैडम भीखाजी रुस्तम कामा का नाम भी बड़े सम्मान से लिया जाता है। और भारत के बाहर जर्मनी के स्टुटगार्ट में इन्होंने 1907 में तिरंगा झंडा फहराया था, इसलिए इनको भारतीय क्रांति की जननी के नाम से भी जाना जाता है। अब हम अगले विकल्प पर आते हैं, उषा मेहता। अगला विकल्प यहां पर उषा मेहता। उषा मेहता के द्वारा क्या किया गया, याद रखिएगा। तो उषा मेहता के द्वारा अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय कांग्रेस के लिए इन्होंने रेडियो पर प्रसारण किया है। रेडियो पर प्रसारण किया है, लोगों को जोड़ने का काम किया है। और यह प्रसारण गुप्त रूप से था, याद रखिएगा, गुप्त रूप से था। अंग्रेजी सरकार से बच के रेडियो पर भारत की जनता को संबोधित करना, आगे की रणनीति से अवगत कराना, लोगों को जन संचार के माध्यम से जोड़ के रखने का कार्य उषा मेहता के द्वारा किया गया। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में गुप्त रेडियो संचालन का कार्य उषा मेहता के द्वारा किया गया। अगला जिसमें अंतिम विकल्प है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू भारत की संविधान सभा में शामिल 15 महिला सदस्यों में भी थी। याद रखिएगा, भारत की संविधान सभा में कुल 15 महिला शामिल थी, उनमें एक नाम सरोजनी नायडू का भी है। और ये यहां पर हम नोट कर रहे हैं, संविधान सभा में शामिल थी, इनकी ये उपलब्धि है। दूसरी, ये प्रथम भारतीय महिला थी, प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की, याद रखिएगा। कब की? तो 1925 में की। अधिवेशन कहां हुआ था? तो आपको नोट करना है, कानपुर में। वर्ष 1925 का कानपुर का अधिवेशन इन्होंने अपनी अध्यक्षता में संपन्न करवाया था। 1925 अधिवेशन का स्थान कानपुर, उत्तर प्रदेश। और इनके बारे में जान लेते हैं, इन्हें भारत की कोकिला भी कहा जाता है। भारत की कोकिला भी कहा जाता है। भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर को कहा जाता है और भारत की कोकिला सरोजनी नायडू को कहा जाता है। और इनके बारे में जान लेते हैं, सरोजनी नायडू संविधान सभा की सक्रिय सदस्य भी थी, यह भी नोट करना है आपको। और ये वर्ष 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला है और उत्तर प्रदेश या संयुक्त प्रांत की पहली महिला राज्यपाल रही है। याद रखिएगा, भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल यदि आपसे पूछा जाता है तो आपको नाम बताना है सरोजनी नायडू। और हाँ, एक तथ्य और याद आ गया, प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को इनकी जयंती मनाई जाती है राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में। यह भी नोट करिएगा, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, जबकि 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजनी नायडू की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत में 2 सम्मान प्रमुखता से दिए जाते हैं, एक नागरिक सम्मान और एक सैन्य सम्मान। सैन्य सम्मान में सबसे बड़ा सम्मान परमवीर चक्र। याद रखिएगा, सैन्य सम्मान की अगर बात आएगी तो सबसे बड़ा पुरस्कार आपसे पूछा जा सकता है कौन सा है, तो आपका जवाब होगा परमवीर चक्र। परमवीर चक्र उत्तर प्रदेश के 4 विभूतियों को मिल चुका है। हम ये भी आपको याद दिलाना चाहेंगे, जदुनाथ सिंह, जनपद शाहजहांपुर, याद रखिएगा, और वीर अब्दुल हमीद, और कैप्टन मनोज पांडे और कैप्टन योगेंद्र यादव। याद रखिएगा, ये 4 विभूतियों को उत्तर प्रदेश से परमवीर चक्र मिलने का गौरव प्राप्त हुआ है, जिनमें के 3 वीर गति को प्राप्त कर चुके हैं और एक हमारे बीच में है श्रद्धेय योगेंद्र यादव जी। आगे बढ़ते हैं, तो प्रश्न को एक बार पुनः पढ़ेंगे, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? 4 विकल्प यहां पर है, लता मंगेशकर और मदर टेरेसा, MS सुब्बा लक्ष्मी। याद रखिएगा, MS सुब्बा लक्ष्मी, और अगले विकल्प में है इंदिरा गांधी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है पहली महिला जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी थी, यह भी याद रखना है, और इनको आयरन लेडी के नाम से भी हम लोग जानते हैं।
क्योंकि इनके निर्णय बड़े कठोर होते थे और वर्ष 1971 का युद्ध भी इनके नेतृत्व में लड़ा गया और विश्व के मानचित्र पर एक नया देश उभर के आया जिसे हम लोग बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, जो कि हाल के दिनों में बड़ा चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि वहां पर एक लंबे अरसे के बाद कोई पुरुष प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने जा रहा है जिनका नाम तारिक रहमान है। ये भी आपको नोट कर लेना है अपनी नोटबुक में। अब हम बात करेंगे कि लता मंगेशकर, एमएस सुब्बालक्ष्मी और अरुणा आसफ अली, मतलब ऐसी कितनी महिलाएं हैं जिनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। तो इंदिरा गांधी को वर्ष 1971 में यह पुरस्कार मिला। भारत रत्न पाने वाली पहली महिला इंदिरा गांधी है, यह भी हमें नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, हम अगले विकल्पों पर आते हैं। लता मंगेशकर यहां पर पहले विकल्प में है, तो लता जी को वर्ष 2001 में यह पुरस्कार मिला। वर्ष 2001 में यह पुरस्कार लता मंगेशकर को मिला। ठीक है, यह पुरस्कार लता मंगेशकर, जिन्हें भारत की स्वर कोकिला कहा जाता, जिनका अभी जिक्र हम पूर्व में कर भी चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे अरुणा आसफ अली को 1997 ईस्वी में अरुणा आसफ अली सहित 5 महिलाएं हैं जिनको यह पुरस्कार दिया गया है। अगले विकल्प के तौर पर यहां पर मदर टेरेसा है और मदर टेरेसा को वर्ष 1980 में यह पुरस्कार मिला। मदर टेरेसा को कब मिला, तो याद रखना है 1980 ईस्वी में यह पुरस्कार दिया गया। अब अगले विकल्प पर यहां पर है एमएस सुब्बालक्ष्मी। एमएस सुब्बालक्ष्मी को वर्ष 1998 ईस्वी में यह पुरस्कार दिया गया। अब प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भारत रत्न प्रारंभ से अब तक कितने लोगों को दिया जा चुका है, तो आपका जवाब होगा 53 लोगों को यह पुरस्कार दिया जा चुका है। यह भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और इसमें अगर पूछा गया कि पुरस्कार पाने वाली महिलाएं कितनी हैं, तो कितनी महिलाएं हैं, तो महिलाओं की संख्या यहां पर हो जाएगी 5, जबकि 4 यहां पर लिखी हुई है। एक महिला भारतीय और है जिनको यह पुरस्कार मिला हुआ है, अरुणा आसफ अली को 1997 में यह पुरस्कार दिया जाता है। अरुणा आसफ अली, जिनके बारे में अभी पूर्व में चर्चा हो चुकी है, 1997। तो आपको याद रखना है कि भारत रत्न पुरस्कार अब तक कुल 53 लोगों को दिए जा चुके हैं। पहली महिला है जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, इंदिरा गांधी, जो कि भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री भी रही हैं। 1971 में इनको यह पुरस्कार दिया गया। लता मंगेशकर जी को वर्ष 2001 में यह पुरस्कार दिया गया। मदर टेरेसा को 1980 में दिया गया। एमएस सुब्बालक्ष्मी को 1998 में दिया गया, यह भी याद रखना है, 1998 में यह पुरस्कार दिया गया। और अरुणा आसफ अली को वर्ष 1997 में यह पुरस्कार दिया गया। अपनी स्थापना या प्रारंभ से अब तक 53 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है, यह भी आपको नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 1948 को भारत की प्रथम औद्योगिक नीति घोषित की गई। उस समय भारत का उद्योग व आपूर्ति मंत्रालय का प्रभार किसके पास था? उद्योग व आपूर्ति मंत्रालय का प्रभार किसके पास था? तो 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास, बलदेव सिंह के पास और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास। तो इस प्रश्न का सही जवाब है कि वर्ष 1947 में स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल गठित हुआ था, उसमें उद्योग आपूर्ति मंत्री कौन था? ठीक 1 वर्ष बाद 1948 में भारत की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। जैसा कि प्रश्न में यहां पर दिया हुआ है, तो आपसे पूछा गया कि उस समय उद्योग व आपूर्ति मंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बलदेव सिंह या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस समय उद्योग आपूर्ति मंत्री थे जब स्वतंत्र भारत की कहेंगे, जब पहली औद्योगिक नीति जारी हुई। और यह पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दिया था। भारत के राजनेताओं की अगर हम बात करें तो आजादी के पश्चात डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ऐसे पहले व्यक्तित्व हैं जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडल से सबसे पहले त्यागपत्र दिया था। याद रखिएगा, तो ये सबसे पहले त्यागपत्र देने वाले भी नेता बन जाते हैं, क्योंकि इन्होंने वर्ष 1950 में जवाहरलाल नेहरू और लियाकत अली के मध्य होने वाले समझौते से
नाराजगी जताई थी और वर्ष 1950 में इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। प्रश्न आपसे यह भी पूछा जा सकता है, पूर्व की परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है कि ऐसा पहला राजनेता बताइए जो कैबिनेट को रिजाइन दे देता है या मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे देता है। तो आपका जवाब होगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेहरू और लियाकत अली के बीच हुए फैसले से ये मतलब उससे सहमत नहीं थे, तो अपनी असहमति जताते हुए कैबिनेट मंत्री का पद छोड़ने वाले भारत के पहले नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अब हम बात करेंगे बचे वाले विकल्पों पर। वर्ष 1947 में आजादी के बाद जब पहला मंत्रिमंडल बनता है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास कौन कौन से दायित्व थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल के प्रमुख थे और विदेशी मामलों के प्रमुख थे और वैज्ञानिक शोध मंत्रालय इनके पास था। इनके पास क्या क्या था तो यहां पर नोट करेंगे। नेहरू जी के पास राष्ट्रमंडल जिसे हम लोग कॉमनवेल्थ कहते हैं, और वैज्ञानिक शोध मंत्रालय इनके पास था, और विदेशी मामले, ठीक है, ये प्रभार नेहरू जी के पास था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास, जैसा कि प्रश्न में दिया है, उद्योग आपूर्ति मंत्रालय था। अब हम और बचे वाले विकल्पों पर बात करेंगे। बलदेव सिंह के पास रक्षा मंत्रालय था। रक्षा मंत्रालय, ये स्वतंत्र भारत के पहले डिफेंस मिनिस्टर थे। वर्तमान में कौन है तो आपको याद रखना, राजनाथ सिंह जी भारत के रक्षा मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम में, ये भी याद रखना है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने थे, इनके पास कौन सा मंत्रालय था तो इनके पास खाद्य एवं कृषि मंत्री ये थे। वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है तो आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी भारत के वर्तमान में कृषि मंत्री के पद पर आसीन है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है। भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ का नाम बदल करके क्या रखा गया है? ये प्रश्न करंट अफेयर्स का है। पीएमओ जिसे हम लोग प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के नाम से जानते थे, तो भारत के प्रधानमंत्री जी की पहल पर ही उसका नाम अभी हाल के दिनों में बदला गया है। 4 विकल्प यहां पर है, यहां पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर, इसको सही करेंगे, ठीक है, 1 मिनट का समय लेंगे आपका। जन भवन, ठीक है, जन भवन है, हाँ। तो 4 विकल्प यहां पर है। पहला है सेवा तीर्थ, दूसरा है जन भवन, तीसरा विकल्प है संविधान सदन, और चौथा और अंतिम विकल्प है लोक भवन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल पर पीएमओ का नाम बदल करके सेवा तीर्थ कर दिया गया, अतः विकल्प ए यहां पर सही है। अब हम बचे वाले विकल्पों पर भी चर्चा करेंगे। जन भवन, भारत के राज्यों में कार्यपालिका के प्रधान के रूप में राज्यपाल जाने जाते हैं, तो जितने राज्यपालों के सरकारी आवास हैं उनको पहले राजभवन के नाम से जाना जाता था, उनका अब नाम है जन भवन। तो जन भवन किसका परिवर्तित नाम है तो राजभवन। भारत के जितने भी राज्यों के राज्यपाल हैं उनका जो सरकारी आवास है उसे राजभवन के नाम से जानते थे, अब उसका नाम रख दिया गया जन भवन। अब हम बात करेंगे विकल्प सी पर, जहां पर लिखा हुआ है संविधान सदन। संविधान सदन किसका नाम परिवर्तित करके किया गया है तो भारत का जो पुराना संसद भवन है, पुराना संसद भवन जो है उसे संविधान सदन के नाम से जाना जाता है। क्योंकि भारत की जो पार्लियामेंट है वो अपने नए भवन में शिफ्ट हो चुकी, नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो चुकी, जिसके वास्तुकार कौन है तो ये भी आपको नोट कर लेना, बिमल पटेल भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार है, और पुराने संसद भवन का नाम माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल पर संविधान सदन कर दिया गया है। अब हमारा अंतिम विकल्प बचता है लोक भवन। तो लोक भवन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कार्यालय का नाम है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय का नाम है, याद रखिएगा। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की पहल पर इसका नाम लोक भवन रखा गया है, तो मुख्यमंत्री कार्यालय का नाम लोक भवन है। आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में किस देश के लिए $175 मिलियन के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? ये माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी हाल के दिनों में इसकी घोषणा की गई है, और वैश्विक स्तर पर भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ किया जाए, भारत की विदेश नीति को और विस्तार दिया जाए, ये भी याद रखिएगा। और हमारी जो वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना है उसको सिद्ध करने का प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए, आपसे पूछा गया है कि $175 मिलियन की जो भारी भरकम धनराशि है भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा
किस देश की सहायता के लिए घोषित किया गया? चार विकल्प है, सेशेल्स, सिंगापुर, भूटान और नेपाल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सेशेल्स। सेशेल्स को आर्थिक सहायता देने की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हाल के दिनों में की गई है। आपसे देश का नाम भी पूछा जा सकता है, आपसे धनराशि भी पूछी जा सकती है। तो $175 मिलियन की धनराशि प्रधानमंत्री जी के द्वारा घोषित की गई है। अगला है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? चार विकल्प यहां पर है, 75वां, चार विकल्प यहां पर है, 75वां और 85वां और 10वां, या इनमें से कोई नहीं। तो भारत का जो प्रदर्शन है वो क्या रहा है? वर्ष 2025 में भारत का जो पासपोर्ट है उसकी ताकत बढ़ी है या कम हुई है, उसका क्रेडिट घटा है कि बढ़ा है, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा गया है। चार विकल्पों में इस प्रश्न का सही जवाब है कि वर्ष 2026 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 75वां है और गत वर्ष अर्थात 2025 में भारत की रैंक क्या थी? तो 85 नंबर पर था। 10 अंकों की गिरावट भारत के पासपोर्ट में दर्ज की गई है और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में दुनिया का सबसे प्रभावशाली कह लें या पावरफुल कह लें या शक्तिशाली पासपोर्ट किसका है? तो हमें सिंगापुर का नाम याद रखना है। सिंगापुर पहले स्थान पर है और अफगानिस्तान अंतिम पायदान पर है। अंतिम पायदान पर देश आपसे पूछा जाएगा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026, तो अंतिम पायदान पर आप बताएंगे अफगानिस्तान। भारत का स्थान 75वां है, गत वर्ष 85 नंबर पर था, 10 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है और पहले स्थान पर सिंगापुर बना हुआ है। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। धन्यवाद।